मुझे अपना घर किन्हीं शरीफ लोगों को किराए पर देना था, क्योंकि मैं एक अकेली औरत थी और भरी जवानी में ही मैं विधवा हो गई थी। इसलिए मैंने अपने घर के बाहर किराए के लिए घर खाली है का बोर्ड टांग दिया था। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की मेरे घर किराए के लिए देखने के लिए आए। मैंने तुरंत ही उन्हें घर किराए पर दे दिया, क्योंकि मुझे वह बाप बेटी ठीक लगे। मगर फिर अगले ही दिन से मुझे हर रात उस लड़की के अजीब तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती, जिससे मेरी आँख खुल जाती और मैं रात भर जागती रहती। मुझे लग रहा था कि उस लड़की पर कोई जुल्म हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की का बाप अपनी बेटी के साथ आखिर ऐसा क्या करता है। एक बार जब मैं आधी रात को उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर की जो आवाज़ें थीं उसे मैंने सुना। उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वह आवाज़ें तो तब आती थीं जब एक लड़की अपने पति के साथ। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप अपनी ही बेटी के साथ। इसलिए मैंने एक दिन मिठाई देने के बहाने से उनके कमरे में स्पाई कैमरा छुपा दिया, और फिर जब मैंने अगली रात उनके कमरे का रिकॉर्ड वीडियो देखा तो मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि वह बुढ़ा तो अपनी बेटी के साथ। मेरे पति अमित के जाने के बाद मैं इस दुनिया में अब पूरी तरह से अकेली रह गई थी, क्योंकि मेरे सास ससुर तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी कोई औलाद भी नहीं हो पाई थी कि उससे पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया, जिसके बाद से मेरे सारे रिश्तेदार भी मेरा साथ छोड़ गए थे। मेरे मायके में भी कोई ऐसा नहीं था जो मेरा सहारा बनता। इसीलिए अब मैं अपने पति के घर पर ही अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले बिता रही थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर अब मैं क्या करूं। अकेलापन बहुत बुरी चीज़ होती है, जिसमें आपके दिमाग में न जाने कितने ही तरह के बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। ऊपर से मैं तो एक जवान औरत थी, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लगता था। आजकल रात में बाहर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते थे और उनके इस तरह से भौंकने की आवाज़ सुनकर अक्सर मैं घबरा कर उठ जाती थी, और फिर मुझे घंटों नींद ही नहीं आती थी। जब मेरे पति अमित जिंदा थे तब भी ये कुत्ते इसी तरह से भौंकते थे, लेकिन अगर सर पर पति का साया सही सलामत रहे तो फिर एक औरत को कभी भी किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है। जब वह मेरे साथ थे तो ना ही इन कुत्तों की आवाज़ें मुझे डराती थीं और ना ही ये अकेलापन काटने को दौड़ता था। अब तो मुझे एक एक लम्हा सदियों के बराबर सा लगता है और मेरी हर रात यूं ही आंखों में कट जाती है। कभी कभी तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि अगर कभी मेरे घर में कोई चोर घुस आया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि आजकल के चोर तो घर के सामान को लूटने के साथ साथ घर की औरतों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाते हैं। ये सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सारी रात मुझे बस यही डर लगता रहता था कि कहीं ये कुत्ते चोरों को देखकर ही तो नहीं भौंक रहे हैं। पहले तो कुछ दिनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी इस परेशानी का हल क्या निकालूं। फिर मैंने अपने इस डर से बचने का यही हल निकाला कि मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे देती हूँ, जिससे मुझे किसी का सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में कुछ पैसे भी मेरे हाथ आ जाएंगे। वैसे तो मैं अपने मोहल्ले में कभी कभार ही बाहर निकला करती थी, लेकिन अब आज खासकर मैं इसी काम के लिए आसपास के लोगों के घर गई। मैं अपने अगल बगल के सभी लोगों को बता दिया कि अगर आपके पहचान की किसी भी व्यक्ति को किराए के घर की तलाश हो तो आप उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त बस यही है कि किराए पर आने वाले लोग फैमिली वाले हों। पड़ोसियों से तो मैंने ये कह दिया था, लेकिन फिर भी मन में एक शक रहता है कि पता नहीं कोई मेरी इस बात पर इतना ध्यान देगा भी या नहीं। इसलिए मैंने एक छोटा सा बोर्ड घर पर ही अपने हाथ से तैयार करके घर के दरवाजे पर भी टांग दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। कुछ ही दिन के बाद शाम के वक्त घर में दो लोग आए। उनमें एक बुजुर्ग आदमी था और उसके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की थी। मैंने उनको अपने ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया
और उनसे पूछा कि मैं अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से जानती नहीं हूँ, इसलिए आप अपना परिचय मुझे दे दीजिए। फिर उस आदमी ने कहा कि आपने अपने घर के बाहर बोर्ड टांग रखा था ना, आपका घर किराए पर देने के लिए और हमें भी रहने के लिए एक अच्छे घर की ज़रूरत थी, इसीलिए हम यहाँ आ गए हैं। मैंने भी अपना सर सहमति में हिला दिया और कहा कि ठीक है, मुझे भी आप ही जैसे लोगों की ज़रूरत थी और ये बहुत अच्छा भी हुआ कि आप बाप बेटी हमारे घर पर रहेंगे। मैंने जैसे ही ये बात कही तभी उस आदमी ने बड़ी ही अजीब नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी बेटी सिर झुकाए हुए नीचे की तरफ देख रही थी। फिर वह बूढ़ा आदमी मुझसे कहने लगा, अच्छा, आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप ये घर हमें किराए पर देंगी? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा आपको किराए पर देना चाहती हूँ। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उस शख्स की बेटी की तरफ देखा तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत परेशान हो और उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती और फिर जैसे ही मैं उससे नज़रें मिलाने की कोशिश करती तो वह अपनी नज़रें नीचे झुका लेती। इससे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वह मुझे कुछ बताना चाहती हो और वह बहुत घबराई हुई भी हो। फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, शायद ये मेरा वहम है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इसके बाद मैं उन लोगों को ऊपर वाले पोर्शन को दिखाने ले गई जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जब मैंने उनसे किराए की बात की तो दिनेश साहब मुझे मुंह मांगा किराया भी देने के लिए तैयार हो गए थे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने तुरंत ही ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उन्हें थमा दी और सुकून भरी गहरी सांस ली। मैं वापस नीचे आ गई थी। मुझे दिनेश और उनकी बेटी गरिमा दोनों ही बहुत अच्छे लगे थे। गरिमा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि आखिर वह लड़की इतनी ज़्यादा उलझी हुई मुझे क्यों नज़र आ रही थी और वह इतना कम क्यों बोल रही थी। शायद हो सकता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से वह कुछ परेशान सी रहती हो। ये सारी बातें सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी। जब शाम हुई तो मैंने सोचा कि वह लोग आज ही तो इस घर में आए हैं और आज ही उन्हें अपना सारा सामान इस घर में सेट करने में काफ़ी वक्त भी लग जाएगा। इसीलिए एक काम करती हूँ, शाम का खाना मैं उन्हें खुद ही बनाकर दे देती हूँ। यही सब सोचकर मैं किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना तैयार होने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से थाली में सजाया और फिर खाना लेकर मैं ऊपर चली गई। मैंने जब दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं मैं इस वक्त यहाँ ऊपर आकर मैंने अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे इन लोगों को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। यही सोचकर मैं वापस लौटने ही लगी थी कि तभी अचानक से उनके कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सामने दिनेश खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे हाथ में जब खाने की थाली देखी तो कहने लगे, बहन जी, आपने बेवजह ही इतनी तकलीफ़ क्यों की? उनकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और बोली, अरे नहीं, इसमें तकलीफ़ की आखिर कौन सी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज बनता है। दिनेश कहने लगे, वो दरअसल गरिमा किचन में खाना बनाने ही जा रही थी। मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि उससे कह दीजिए कि आज के दिन वह आराम कर ले। वैसे वह है कहाँ, उसे बुलाइए, मैं ज़रा उससे भी तो मिल लूँ। इतना कहते हुए मैं कमरे के अंदर दाखिल ही हुई थी कि तभी अचानक से दिनेश मेरे सामने खड़े हो गए और कहने लगे, वो दरअसल गरिमा सो रही है क्योंकि उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब अचानक अगर उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाएगी। दिनेश की बातों पर मैंने सिर हिला दिया और उन्हें थाली पकड़ाकर मैं वापस चली आई। लेकिन अब मेरे दिमाग में हजारों सवालों ने एक साथ जन्म ले लिया था। मैं तो ये सोच में ही पड़ गई थी कि दिनेश एक ही वक्त में कैसे अपनी बातों को बदल रहे थे, क्योंकि पहले तो वह मुझसे ये कह रहे थे कि गरिमा किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी और उसके तुरंत ही बाद जैसे ही मैंने उससे मिलना चाहा तो वह मुझे ये कहने लगे कि वह इस वक्त सो रही है। अब मेरा दिल चीख चीख कर मुझे ये कहने लगा कि हो न हो, लेकिन दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है।
हालांकि मैं इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह लोग मेरे यहाँ पर किराएदार के तौर पर आए थे और मैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती थी। लेकिन फिर भी बार बार मुझे यही ख्याल आ रहे थे। इधर खाना खाने के बाद मैं ये सोचने लगी कि गरिमा भी जब खाना खा लेगी तो वह मेरे पास ज़रूर आएगी और खाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं नीचे बहुत देर तक गरिमा का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नीचे उतर कर नहीं आई। फिर मैं अपने कमरे में वापस सोने के लिए चली गई। मैं सोच रही थी कि कम से कम अब मुझे चोरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब मुझे ये पूरा यकीन था कि अब मेरी रातें बहुत ही सुकून से गुजरेंगी। मैं सुकून भरी एक गहरी सांस ली और फिर आराम से लेट कर सो गई। लेकिन अभी आधी रात ही हुई थी कि तभी अचानक से मेरी आँख खुल गई और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और फिर खुद से ही ये सवाल पूछने लगी कि आखिर मेरी आँख कैसे खुल गई। तभी फिर से मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे चीखने वाली लड़की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये सब सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से अमित मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे, मैं तो पत्तों के हिलने की आवाज़ से भी डरने लगी थी। मैंने तुरंत ही अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया था, लेकिन ये आवाज़ थी कि थमने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि हर पल बढ़ती ही चली जा रही थी। फिर इस तरह से डरते डरते मेरी पूरी रात गुजर गई। तब जाकर के उस लड़की की आवाज़ आना कहीं बंद हुई थी। सुबह के तकरीबन 5 बजे के आसपास मुझे नींद आई तो 8 बजे मेरी नींद खुली। चाय पीने के बाद जब मैं बाहर लॉन्ज में आकर बैठ गई तो मैंने दिनेश को देखा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रहे थे। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह बहुत घबराए हुए थे और मुझे अपनी नज़रें चुरा रहे थे। मुझे देखकर वह हल्का सा बनावटी मुस्कुरान मुस्कुराए और फिर जल्दी से निकलकर बाहर चले गए। शायद वह मेरे सवालों से डरकर जल्दी से बाहर चले गए थे। उनके हुलिये से लग रहा था कि जैसे वह अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हों। मैं उठकर अपना नाश्ता बनाया। वह अब तक लौटकर वापस नहीं आए थे। मुझे यकीन हो गया था कि अब वाकई में वह अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं। मुझे यही वक्त सही लगा, क्योंकि कल से मेरी गरिमा से कोई भी बात नहीं हो पाई थी। मैं बैठकर उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले कमरे तक गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी, मगर गरिमा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मुझे ये सारी बातें कोई आम बात नहीं लग रही थी, क्योंकि वह लड़की कल से यहाँ आई हुई थी, लेकिन मैंने उसकी अब तक एक झलक भी ठीक से नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने की बजाय दोबारा फिर से दरवाज़ा पीटने लगी। मुझे बड़ी ही घबराहट हो रही थी कि तभी घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। गरिमा कहने लगी, दीदी दरवाजे पर आप ही हैं ना? मैंने कहा, हाँ गरिमा, दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पर मैं ही हूँ। मुझे उसकी सिसकती हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, दीदी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? दरवाजे पर तो पापा बाहर से ताला लगाकर गए हुए हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। तभी मैंने अपनी नज़र दरवाजे पर लटके हुए छोटे से ताले पर डाली। मैंने गरिमा से पूछा, तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर से बंद करके आखिर क्यों गए हुए हैं? उसने कहा, क्योंकि मेरे पापा मुझ पर बहुत शक करते हैं। मैं अकेली हूँ और मैं एक लड़की हूँ और इसीलिए उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उनकी इज्जत नीलाम ना कर दूँ और उन्हें धोखा ना दे दूँ। मैं गरिमा की हालत देखकर बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा, अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी दर्द भरी हंसी मुझे सुनाई दी और वह कहने लगी, कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, रुपया, पैसा, कपड़े, जूते, मेरे पास हर वह एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, गरिमा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वह मुझसे कहने लगी, जब मेरे खुद के पापा ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप भला इस सब में मेरी क्या मदद करेंगी? बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ
क्यों नहीं। इतना कहकर मैं वहाँ से वापस पलटने लगी। तभी गरिमा बोली, मीरा दीदी, आप ये सब कुछ पापा को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थीं, या फिर मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है, तुम इस सब की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इतना कहकर मैं वापस नीचे आ गई थी। मुझसे अब रह रह कर गरिमा के पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वह अपनी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या एक बिन माँ की बच्ची की यही सजा होती है कि उसे हर वक्त अपने पिता की शक भरी निगाहों में खुद को साबित करते रहना पड़ेगा? क्या वह बेचारी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी? शाम हुई तो दिनेश वापस आ गया। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराए और फिर वापस ऊपर चले गए। मैं सोचने लगी, काश दिनेश की पत्नी जिंदा होती तो वह अपनी बेटी को इस तरह से अपने कमरे में बंद करके नहीं रखता तो कितना अच्छा होता। मैं भी अकेली रहती हूँ और गरिमा भी, तो हम दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती, हम अपना गम भी बांट लेती। लेकिन अब आखिर क्या हो सकता था। खैर, मैं अपनी रोज़मर्रा के काम निपटाने लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज फिर जैसे ही आधी रात हुई कि तभी किसी वक्त मेरी आँख खुल गई थी, और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल भी सोने नहीं दिया था। मुझे फिर से किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने जब ध्यान से सुना तो मुझे समझ आया कि ये आवाज़ तो बहुत ज़्यादा करीब से आ रही थी, लेकिन भला ये यहाँ कहाँ से आ सकती थी? अब मुझे इस सब का पता हर सूरत में लगाना ही था। मैं तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आ गई तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और भी तेज और साफ सुनाई देने लगी थीं। फिर मुझे जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन के कमरे से आ रही हैं, और चीखने चिल्लाने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि गरिमा ही है। एक लम्हे के लिए तो ये सब सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गई थी। मैं तुरंत ही फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और उनके कमरे तक पहुंच गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैं बहुत देर तक यूं ही खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन मजाल है कि किसी ने भी दरवाज़ा खोला हो। और ऐसा भी नहीं था कि इधर मेरे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से अंदर से जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं वह जरा सी भी कम हो गई हों। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे दोनों हाथों में बुरी तरह से दर्द होने लगा था, और अब मुझसे दरवाज़ा बजाया ही नहीं जा रहा था। इसीलिए फिर मैं मजबूरन वापस नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसीलिए मैं वहीं लॉन्ज में ही बैठ गई। वहीं बैठे बैठे सुबह हो गई थी। सुबह जब दिनेश नीचे उतर कर आए तो वह मुझे देखते ही बुरी तरह से घबरा गए थे। वह बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी मैंने तुरंत ही दिनेश से कहा, दिनेश साहब, ज़रा मेरी बात सुनिए। मैंने उस शख्स के चेहरे पर एक खौफ देखा था। वह मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गए और तुरंत ही कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। दिनेश का चेहरा उदासी से भर गया था और वह कहने लगे कि आपको गरिमा की फिक्र हो रही है ना, कि रात को वह क्यों चीखती चिल्लाती है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता होती है, मगर मैं इस सब का हल निकाल पाने में पूरी तरह से मजबूर हूँ। अगर आपके पास इस सब का कोई भी हल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने उस वक्त देखा कि ये सब कहते हुए दिनेश की आंखों से आंसू निकल आए थे और वह मुझसे नज़रें बचाकर अपने आंसू पोंछने लगे। मैंने उनसे कहा कि लेकिन आप पहले मुझे ये तो बताएं कि आखिर उसके साथ परेशानी क्या है, तभी तो मैं आपको कोई हल बता पाऊंगी। मेरे इस सवाल पर दिनेश ने अपना सिर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, गरिमा की सबसे बड़ी परेशानी की वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं गरिमा का सौतेला पिता हूँ। और ये बात गरिमा को मेरी एक रिश्तेदार ने जब से बता दी है तब से वह मुझसे नफरत करने लगी है और एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है, और वह हर मुमकिन कोशिश करती है जिससे मेरी इज्जत पर दाग लगा सके। मैंने हैरानी भरी नज़रों से दिनेश साहब की तरफ देखा तो वह कहने लगे, दरअसल मेरी शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरी पहली पत्नी का देहांत एक बीमारी के चलते हो गया था। इसके बाद मेरे घर वालों ने जब मेरी दूसरी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू किए, उसी दौरान मेरी मुलाकात गरिमा की माँ से हुई और फिर मुझे वह पसंद आ गई
और मैं उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। जिस वक्त मेरी और गरिमा की माँ की शादी हुई थी, उस वक्त गरिमा सिर्फ 1.5 साल की थी। मैंने ना सिर्फ गरिमा की माँ को दिल से अपनाया था, बल्कि गरिमा को भी अपनी बेटी माना था। इसलिए मैंने गरिमा की माँ को ये सख्त हिदायत दी थी कि वह कभी भी गरिमा को ये नहीं बताएंगे कि मैं उसका सौतेला पिता हूँ। लेकिन शायद नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ था। जब तक गरिमा की माँ हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से नहीं गई थी, तब तक तो ये राज भी छुपा रहा और सब कुछ अच्छे से चलता रहा। लेकिन गरिमा की माँ की मौत के बाद गरिमा को बहुत गहरा सदमा लगा था, जिस वजह से उसका दिमाग का संतुलन बहुत बिगड़ गया था। वो हद से ज़्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई थी, जिस कारण मुझे कई बार उसे काबू करने में उसके साथ सख्ती से पेश आना पड़ता था, जिस कारण वह मुझसे भी नाराज रहने लगी थी। और इसी बीच मेरी एक रिश्तेदार ने गरिमा के कानों में ये बात डाल दी कि मैं उसके साथ इतना सख्त रवैया इसलिए अपनाता हूँ क्योंकि मैं उसका सौतेला पिता हूँ। इस सच्चाई ने गरिमा के दिमाग में जहर घोल दिया और वह मुझे शक की निगाह से देखने लगी। मैंने उसे कई बार समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं भले ही उसका सौतेला पिता हूँ, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार किया है। लेकिन उसने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया और फिर तो वह मुझसे बदला लेने पर उतर आई। वह काम करने लगी जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग जाए और मैं लोगों के बीच में बदनाम हो जाऊं। इस सब के बीच वह अपने कदम बहकने से भी रोक नहीं पाई और एक गलत लड़के के चक्कर में पड़ गई है। लेकिन मैंने उस पर इतनी सख्ती कर रखी है कि वह उस लड़के से मिल ही नहीं पा रही है, जिस वजह से अब तो वह मुझसे बदला लेने पर उतर आई है। इसीलिए अब वह हर रात मुझे परेशान करने के लिए यूं चीखती चिल्लाती है ताकि लोगों को ये लगे कि जैसे मैं उसके साथ कुछ गलत करता हूँ। बस इसी वजह से मुझे अपना खुद का घर भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वहाँ लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बेटी के साथ बदसलूकी करता हूँ। अब तो ऐसा हो गया है कि मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। लोग गरिमा की वजह से मुझे जीने नहीं देते। ये मेरा तीसरा घर है। यहाँ आते वक्त मैंने उसके सामने बहुत हाथ जोड़े थे कि मुझे इस उम्र में ऐसे जलील ना करे, मगर वह मेरी एक भी नहीं सुनती है और यहाँ आकर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें गरिमा का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इन सब बातों की वजह से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है और वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है। मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ, क्योंकि अब तो उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वह लोगों को जख्मी भी कर देती है। इसीलिए मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो उसे बाहर से बंद करके ही जाता हूँ। दिनेश साहब के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं तो सोच में पड़ गई थी। मैं बड़े ही गौर से उनकी तरफ देख रही थी। उनको देखकर यही लग रहा था कि वह सच बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ बोलिए। मैंने उनसे कहा कि आप गरिमा को बाहर से बंद करके मत जाया करिए। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि उसकी हालत में कोई सुधार आ जाए। दिनेश साहब मेरी बातों से परेशान हो गए और कहने लगे, क्या आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको उसकी हालत का अभी अंदाज़ा नहीं है? जब उसे गुस्सा आता है तो वह इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी खुद उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं तो ऑफिस में होता हूँ, अगर पीछे से वह आप पर हमला कर देगी तो क्या होगा? और ये भी हो सकता है कि वह आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसीलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर गरिमा ने मेरे साथ कुछ भी किया तो उसका कसूरवार मैं किसी को भी नहीं ठहराऊंगी। आप बस उसे बाहर से लॉक करके मत जाइए। दिनेश साहब बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने अपनी जेब से चाबी निकाल कर मुझे थमा दी और कहने लगे, आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको ये महसूस हो कि गरिमा को गुस्सा आ रहा है तो आप तुरंत ही घर से बाहर निकल जाइएगा। मैंने तुरंत ही सिर हिला दिया। फिर उसके बाद वो वहाँ से उठकर चले गए।
मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मैं ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर पहुंच गई तो देखा गरिमा सोफे पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। वह मुझे वहाँ अचानक देखकर घबरा गई और कहने लगी, मीरा दीदी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पर ये सब कैसे हो गया और आप यहाँ पर कैसे आ गईं? आखिर आपको चाबी कैसे मिली? मैंने कहा, बस ये तुम्हारी मीरा दीदी का कमाल है। गरिमा रोने लगी और तुरंत ही उठकर मेरे गले से लग गई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकती हूँ। मैंने कहा, लेकिन अब तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज मैं तुमसे एक ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। गरिमा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम रात के वक्त चीखती चिल्लाती क्यों लगने लगती हो? ये सच था कि मैं दिनेश साहब की बातों पर मैंने भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं खुद गरिमा की कहानी भी उसके मुंह से सुनना चाहती थी क्योंकि मैं इस बात को पक्के तौर पर जान लेना चाहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिनेश साहब ने मुझे पागल बनाया हो। मेरे इतना पूछने पर वह मुझे देखकर घबराई हुई लग रही थी। फिर वह कहने लगी, अरे नहीं तो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चीखती चिल्लाती हूँ। आखिर मुझे क्या ज़रूरत है चीखने चिल्लाने की? मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। गरिमा के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। उस लड़की ने अचानक ही पूरी काया ही पलट के रख दी थी क्योंकि उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें तो मैंने खुद अपने कानों से हर रोज़ मैं सुनती आ रही थी। और फिर कल तो ये कुछ और ही कह रही थी और आज ये कुछ और ही कह रही थी। मैं उसे अभी हैरानी भरी नज़रों से देख ही रही थी कि तभी गरिमा मुझसे कहने लगी कि दीदी, आप मुझे अपना घर दिखाइए ना। आपने अपने घर की सजावट कैसे कर रखी है? मैंने उससे कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं गरिमा को अपने साथ नीचे लेकर आई और आते ही उसने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया और उस पर मुझे जले का निशान दिखाने लगी। वह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई और मैंने उससे पूछा, ये क्या है? तो वह कहने लगी कि मैंने जो कुछ भी कल आपसे बातें की थी ना जाने वह कैसे मेरे पापा ने सुन ली थी। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कमरे में कोई कैमरा लगा रखा है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है और उसके ज़रिए ही वह मुझ पर बहुत गहरी निगाह रखे हुए हैं। इसीलिए मैंने ऊपर आपसे वह सब झूठ कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता, मेरा बाप मेरा सगा बाप नहीं है बल्कि मेरा सौतेला बाप है और मेरा सौतेला बाप मुझ पर बहुत जुल्म करता है। मेरी माँ के मरने के बाद वह मुझ पर गलत नीयत रखता है और ये जो रात रात भर आप मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनती हैं ना, ये बेवजह नहीं है। आपको नहीं पता कि मैं अपने सौतेले बाप से खुद को कितनी मुश्किल से बचा पा रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कि एक न एक दिन वह अपने मंसूबों में कामयाब हो ही जाएगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप अपनी आंखों से एक दिन खुद ही देख लीजिए कि मुझ पर क्या गुजरती है। जब मेरी आप वह हालत देखेंगी तो आप खुद बेहोश हो जाएंगी। इसीलिए आप एक काम करिए, आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले कमरे में लगवा दीजिए और जब कैमरे का मंजर रिकॉर्ड हो जाएगा तो वह सब आप पुलिस को दिखा दीजिएगा तो मेरे मुजरिम को सज़ा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। सच तो ये था कि मैं अब इन दोनों बाप बेटे की बातों में फंसकर ही रह गई थी। मुझे तो दोनों की ही बातों पर यकीन आ जाता था, पर असली सच क्या था उस तक पहुँचने का अब बस एक ही हल था और वह यही था कि मैं सच में ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दूँ। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब कैमरा आए और कब मैं उसे लगवाऊँ। हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती और सुबह दिनेश साहब मेरे सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बयान करते रहते और दिन के समय गरिमा मेरे सामने आकर रोती और कहती कि मुझ पर दिन रात जुल्म बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं गरिमा के दिल को बदलने के लिए उसे अपनी साड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ दिखाती और उससे ढेर सारी बातें करती ताकि बस किसी भी तरह से उसका दिल बहल जाए और वह मेरे साथ खुश रहे।
मुझे उन दोनों बाप बेटी की बहुत फिक्र होती थी। मैं यही चाहती थी कि अगर दिनेश मुजरिम है तो फिर उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए, और अगर गरिमा दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका ठीक से इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन और बाकी था, इसीलिए आज शाम को मैंने खीर बनाई तो सोचा कि गरिमा को दे आती हूँ। यही सोचकर मैं सीढ़ियों से चढ़कर खीर देने के लिए उनके कमरे तक गई। तभी मैंने अंदर से गरिमा की आवाज़ सुनी। वह किसी से कह रही थी कि आज तुम पूरी तैयारी के साथ आना, वह कमज़ोर है और उसे काबू करना बहुत आसान है। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं तुरंत ही उल्टे कदमों से वापस लौट आई थी। अब मेरे सामने गरिमा का किरदार एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। शायद गरिमा ही गलत है। वह हर रात अपने किसी आशिक को बुलाती है और फिर दिनेश साहब को काबू कर लेती है, और क्या पता वह उन्हें बांध कर भी रखती हो और फिर जानबूझकर बुरी तरह से चीखती चिल्लाती हो ताकि लोग दिनेश साहब को गलत समझें और वह लड़की बस अपनी मनमानी करती रहे। शायद दिनेश साहब सही कह रहे थे कि गरिमा अपने आशिक के साथ रहने के लिए उन्हें हर हाल में बदनाम कर देना चाहती है। कैमरा आने में तो अभी देर थी, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि ना जाने आज रात क्या होने वाला है। इसीलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो कि लेडी कांस्टेबल थी उसको फ़ोन कर दिया और यहाँ का सारा माजरा उसे साफ साफ बता दिया। मैंने उससे कहा कि रात के वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की ज़रूरत है, इसीलिए तुम यहाँ ज़रूर आना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसने मुझसे कहा ठीक है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं रात का खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतज़ार करने लगी। फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मेरी बहुत गहरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने आसपास हैरत भरी निगाहों से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने ही खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, जानकी मैं यहाँ कैसे आई? मेरी इस बात पर वह हंसती और बोली, मीरा तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ दिनों से हमें इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कोई गिरोह बड़ी ही चालाकी से लोगों के घरों में चोरी कर रहे हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वही गैंग हमारे हाथ लग गया है। मैंने कहा, लेकिन वो कैसे? पुलिस कांस्टेबल जानकी ने बताया कि मीरा, तुम्हारे घर में जो किराएदार रहते थे वह उसी गैंग का हिस्सा थे। उनका ये तरीका ही है कि वह बेसहारा औरतों के घर किसी न किसी बहाने से घुस जाते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। बाप बेटी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता रहता है और बेटी बाप पर गलत इल्ज़ाम लगाती रहती है, ताकि औरतें भावनाओं में आकर उनके जाल में फंसकर बाकी सब कुछ भूल जाएं। तुम्हारे साथ भी ठीक उन्होंने ऐसा ही किया था। तुमने भावनाओं में आकर गरिमा को खुद ही घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने सारे जेवरात भी दिखा दिए। वह तो तुम ये शुक्र मनाओ कि तुमने कल गरिमा की बातें सुन ली, नहीं तो ना जाने क्या होता, क्योंकि कल रात उन लोगों ने तुम्हारे खाने में नींद की दवा चुपके से मिला दी थी और फिर वह तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने वाले थे। लेकिन ये उन लोगों की बदकिस्मती थी कि उसी वक्त हम लोग ऐन मौके पर तुम्हारे घर पहुंच गए और फिर वह लोग पकड़े गए। जानकी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं तो सन्न ही रह गई थी कि लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उसने मुझे बचा लिया। इस घटना से अब तो मुझे किराएदार भी रखने से बहुत डर लगने लगा था। इसीलिए मैंने ये फिर फैसला किया कि अब मैं अकेले ही रहूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल में बुरे लोगों के साथ रहने से तो अच्छा यही है कि अब मैं तन्हाई में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।